और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को आज निशाना बनाया गया। संजय शर्मा को आतंकियों ने गोलियां मारी। पुलवामा के अच्छन में ये वारदात हुई। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। देखिए, इसकी हम क्या कहूँ, मैं मजम्मत कर करके हम थक गए। ये तो जो हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये किलिंग की कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया तो फर्क क्या है? ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए। उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना है, ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दी है इस खानदान के साथ है। और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं। इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल गवर्नमेंट फेलियर समझती है इसको? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और जब इनको टारगेट किया जाता है पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई जो था, उसको गोलियां लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया तो, लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और हम कंडम करते हैं इसको। जिसने भी ये किया खून नाहक किया। ये बेचारा गरीब था, इसके 3 बेटियां हैं और बहुत गरीब आदमी था। एटीएम में काम कर रहा था, थोड़ा सा गुजारा हो रहा था इसका, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इसको मार डाला। जिसने भी उसको मार डाला वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। इस बेगुनाह को उसने गोली मारी तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा करेगा जिसने भी ये काम किया। हम पूरे गाँव के लोग इस गम में शरीक है। ये हमारे भाई थे। आज ये न कभी जम्मू गए न ये यहाँ से चले गए, ये हमारे साथ रह रहे थे, गुल मिल के भाईचारा था हमारा अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से आज हमको दागदार कर दिया किसी दहशतगर्द ने। जिसने भी किया, जिस किस्म का वो आदमी है, जिस तंजीम के साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम उसको बोलते हैं आपने एक खूनी नाहक किया, अल्लाह आपके साथ बुरा करेगा, अच्छा नहीं। फिर से एक टारगेट किलिंग और संजय पंडिता का बलिदान हुआ। लगातार जो टारगेट किलिंग चल रही थी उस पर रोक लगाई गई थी और सुरक्षा वालों ने काफ़ी, लेकिन फिर से इस प्रकार की घटना होना चिंताजनक है। स्वाभाविक है कि हम जो एक नॉर्मलसी की ओर हम बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आड़ आती है। तो उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार सतर्क रहती है और जो 40 साल से व्यक्ति वहाँ पर रह रहा था उसको निशाना बनाया जाना दुखद है। जल्द ही इन लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। प्रशासन और सुरक्षा बल अपना काम करते ही हैं, तभी पहले से जो लगातार पत्थरबाजी
यहाँ पर जो कैलेंडर जारी होते हैं उन पर रोक तो लगी है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन फिर से एक नीति चेंज करके इन पर अपना संज्ञान ले। और अब रुख करेंगे अपना हिमाचल की अहम खबरों का। पंजाब नेशनल बैंक की लबलू शाखा में चोरों ने सेंध लगा दी। ये सेंध चोरों ने शनिवार देर रात लगाई, जिसमें दो चोर दीवार तोड़कर पहले बैंक में दाखिल हुए, फिर बैंक में रखी करीब 150 फाइलें उन्होंने जला दी। सेंधमारी के दौरान चोरों ने बैंक की सेफ को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि चोर रात करीब 3 बजे दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए थे। रुपयों की तलाश में बैंक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान बैंक में लगे अलार्म सिस्टम की वजह से बैंक अधिकारियों के मोबाइल में मैसेज पहुंच गया और इसी के तुरंत बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां गेट के अंदर से धुआं निकलते देखा। अधिकारियों ने तुरंत सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। नालागढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में चिट्टा सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और 2 अलग अलग स्थानों से 2 चिट्टा माफियाओं के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से 16.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमने एक नशीले पदार्थ का मुहिम चलाया हुआ था, जिसमें हमें कल कामयाबी मिली है। नालागढ़ वासियों को पहले मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। तो नालागढ़ में जो मेन चिट्टे का सप्लायर था उसको हम कल पकड़ा है। काफ़ी भारी मात्रा में उसके पास नशीला पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है। मैं नालागढ़ जनता के लिए बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस काम के लिए सहायता की। आगे भी अगर सहायता करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही ये जो नशीले पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, खुद भी लेते हैं और लोगों को भी देते हैं, उसको मैं पकड़ता रहूँगा। शिमला नगर निगम के चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। बता दें कि अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जीत का दावा भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। हालांकि शिमला शहर में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की गुटबाजी जारी रही तो भाजपा के पास निगम में कम बैक का मौका है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने गुटबाजी से साफ इनकार किया और कहा कि पिछले 5 सालों में नगर निगम में भाजपा काबिज थी, लेकिन भाजपा शहर का विकास करने के बजाय आपस में लड़ती रही और जनता को कुछ नहीं मिला। ऊना के बल्क ड्रग पार्क में सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिली है। 225 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने हिमाचल सरकार को दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बल्क ड्रग पार्क के लिए मिली किस्त पर खुशी का इजहार किया और कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा परिस्थिति के तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें अब बीजेपी ने डी नोटिफिकेशन के खिलाफ पूरे प्रदेश में 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया। फिलहाल बीजेपी 69 मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चला रही है और बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।
धर्मशाला के पालमपुर में ब्लॉक कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को केंद्र सरकार और बीजेपी की गलत नीतियों के बारे में जागरूक करेंगे। यहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने डीनोटिफिकेशन के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी सत्ता में रहते हुए न तो युवाओं को रोजगार दे पाई, न ही इनकी कोई योजनाएं धरती पर उतर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात प्रोग्राम का ये 98वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने शुरुआत में बताया कि भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। कार्यक्रम में पीएम ने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और त्योहार को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की ताकत के बारे में बात की और कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की अहम भूमिका होती है। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 18 तारीख को राज्यपाल पद की शपथ लेने बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से भी मुलाकात की। HRTC डिपो हमीरपुर में चालकों ने मांगे पूरी होने पर निगम प्रबंधन का आभार जताया है। इस सिलसिले में चालकों ने डिपो कार्यालय परिसर में इकट्ठा होकर निगम प्रबंधन जिंदाबाद के नारे भी लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। दरअसल निगम प्रबंधन ने HRTC के चालकों की वरिष्ठता सूची हाल ही में जारी की है और सूची जारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से चालक यूनियन संघर्षरत थी। अब मांगे पूरी होने पर चालक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने निगम प्रबंधन और सरकार का आभार जताया। काफ़ी समय से इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा था और ये जरूरी हो गया था, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के प्रांतीय प्रधान जी श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी 2.5 वर्ष सेवाएं देने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चालक ही रिटायर हो गए। बड़े दुख की बात है कि अन्य विभागों में भी 5, 7, 10 साल में पदोन्नति होती है, लेकिन HRTC के अंदर 26 और 28 साल लगाने के बाद भी चालक ही रिटायर हो जाते हैं। मेरा निगम प्रबंधन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चालकों की ओर कृपया ध्यान दें कि चालकों की जो वरिष्ठता सूची होती है उसका नवीकरण किया जाए, क्योंकि यह वरिष्ठता सूची 2018 से लेके 2022 तक उसी सूची को 2018 वाली को अपग्रेड किया जाता था। मुख्यालय से वरिष्ठता सूची का नवीकरण किया गया, जो कि हमारे प्रांतीय प्रधान श्री मान सिंह ठाकुर को इसका श्रेय जाता है तथा निगम प्रबंधन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
जिला चंबा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत चंडी में धांधली को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान ने विकासखंड अधिकारी चंबा को लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पंचायत प्रधान का कहना है कि पंचायत में कई कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में पंचायत प्रधान को भी नहीं मालूम है। उनकी गैर मौजूदगी में ये तमाम काम किए जा रहे हैं और इसका खमियाजा ग्राम पंचायत प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। दिन पहले मेरे को इसके लिए नोटिस आया BDO ऑफिस चंबा से कि आप 7 दिन के अंदर 1,88,000 जो उसको खर्च करें, नहीं तो ये इसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन सर इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि ये कब पैसा आया और इसको किस पे खर्च करना है। और जब मैंने BDO ऑफिस में जाकर इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये कुछ SBM के बचे हुए काम है, इनकी बची हुई पेमेंट करनी है। लेकिन सर वो तो मेरे कार्यकाल में हुए नहीं थे, वो थे 2019 के। तो उसके लिए मैंने उनके BDO ऑफिस के पास जाके इसकी जो शिकायत की तो उन्होंने निरीक्षण के लिए SBM के सर उनको और JE साहब को भेजा है आज, जिसके हमारे निरीक्षण हुआ है। लेकिन सर उन्होंने किया क्या इस पर अब तक क्लियरिटी हुई नहीं है। चंडी पंचायत में हमारे ध्यान में ये विषय लाया गया था एक शिकायत पत्र के माध्यम से, जिसमें प्रधान ने शिकायत की थी कि उप प्रधान एवं अन्य जो उसके घटक हैं उस पंचायत के, वो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दे रहे हैं या उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। इसमें हमने निर्देश दिए थे इसमें इंक्वायरी के लिए, पर जिस प्रकार से माननीय उपायुक्त महोदय ने मुझे एक दिन पहले निर्देशित किया है कि इसमें मैं स्वयं इसको पूर्ण रूपेण देखूं पक्षों को, ताकि उनकी सुनवाई करके उसमें उचित निर्देश या निर्णय लिया जा सके। जिला ऊना के डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होली पर्व पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेला को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार होला मोहल्ला मेला 27 फरवरी से शुरू होगा, जबकि 7 मार्च को झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी। 9 मार्च को पंजा साहब का प्रसाद वितरण होने के साथ ही मेले का समापन होगा। मेले में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जिला पुलिस ने सुरक्षा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं SP ऊना ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान मालवाहक वाहनों में सफर न करने की अपील की है। मैडी मेला एक काफ़ी भव्य मेला जो है होली के आसपास अंब क्षेत्र में होता है। उसमें काफ़ी श्रद्धालु जो हैं आसपास के पंजाब से खासकर यहाँ पे आते हैं। उसके दौरान पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं आयोजकों के साथ, जो गुरुद्वारे हैं उनके लोगों के साथ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके चलते हमने एक प्लान भी जो है वो बनाया है और फोर्स रिक्विजिशन की है, जो मैडी मेले के दौरान पूरे एक क्षेत्र में जो है तैनात रहेंगी। हमने 10 सेक्टर इसमें बनाए हैं, जिसको गेजेटेड ऑफिसर्स, पुलिस के गेजेटेड ऑफिसर जो हैं इसका नेतृत्व करेंगे, इसको देखेंगे। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन आदिदेव ब्रह्मा ने शहर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कार बांधा। DC ऑफिस से पड्डल मैदान तक आखिरी जलेब निकली और फिर चौहट्टा में देव मिलन के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थल की ओर निकल पड़े। ये बड़ा देव कमरू नाग की विदा यात्रा है, जो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में सबसे पहले पधारते भी हैं और महोत्सव खत्म होने पर सबसे पहले विदाई भी लेते हैं। विदा करते हुए पूजा पाठ कर उन्हें सबसे पहले राज बेहड़े में चादर भेंट की गई, फिर बाबा भूतनाथ का दर्शन कराने ले जाया गया। वहां से निकले तो जाते जाते सेरी चांदनी पर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और फिर अपने मूल स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बड़े देव की रवानगी के बाद महोत्सव में शामिल हुए बाकी के 195 देवी देवता भी अपने मूल स्थान के लिए निकलने लगे, जिन्होंने चौहट्टा की जातर में शामिल होकर एक दूसरे से मुलाकात की और श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जी है जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है। ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं। टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर, टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से रूढ़ी जो है वो
देवताओं की विदाई से पहले महोत्सव के समापन के तौर पर आखिरी जलेब यानी शोभा यात्रा निकाली गई। डीसी ऑफिस से पडल मैदान तक निकाली गई आखिरी जलेब में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी शामिल हुए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नमन करता हूं और यहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सफल तरीके से और आखिरी जलेब से पहले परंपरा के मुताबिक आदि देव ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा करते हुए सुरक्षा कार बांधा। मान्यता है कि आदि देव ब्रह्मा का सुरक्षा कार यहाँ के लोगों को बीमारियों और आसुरी शक्तियों से बचाता है। न्यूज 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कुल्लू के अटल सदन के सभागार में जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में जिले भर के 22 सांस्कृतिक दलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेताओं को सम्मानित किया। पूरा जिला कुल्लू में हर जगह से हमारी जो संस्कृति को बाहर लाएं और बहुत अच्छे कंपटीशन वगैरह यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिला कुल्लू से संबंध रखते हैं और यहाँ पर जो जिस तरह की देवभूमि हमारी है, जो हमारा कल्चर है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं जिला परिषद की पूरी टीम कि अपनी जो संस्कृति को आगे लाएं। इस पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। युवाथॉन ने एक आदर्श कुल्लू का जो हमने सपना देखा है, इसमें जिसमें हम सर्वे कर रहे हैं हर घर का, तो इसमें हमारा एक जो हमारा संस्कृति है उसमें भी हम जितने भी मंदिर हैं जो हमारी और जो जैसे हमारे पुराने गाने हैं, हमारा जो नृत्य है, उसको आगे भाषा एवं संस्कृति जो विभाग के साथ हम और भी इसको अच्छी तरह से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पुलिस की एक टीम को ऊना पुलिस की टीम ने शक के आधार पर पकड़ लिया और बीच चौराहे पर पुलिस वालों की तलाशी होने लगी। पुलिस को सफेद रंग की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की खबर मिली। इसी के आधार पर ट्रैफिक लाइट चौराहे पर पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोका और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गाड़ी में यूपी पुलिस की एक टीम थी जो कि यूपी के अमरोहा से फरार होकर कांगड़ा में छिपे अपराधी को पकड़ने आई थी। पुलिस अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन जिस स्कॉर्पियो में उसे ले जाया जा रहा था उसका आगे का नंबर प्लेट रखा हुआ था और पीछे की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर यूपी की जगह HP लिखा था। शक होने पर कंट्रोल रूम के सभी थानों को इसकी जानकारी की गई और उसी जानकारी के आधार पर वाहन को रोका गया और फिर पुलिस वालों को थाने ले जाया गया। आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कंट्रोल रूम में, जिसमें एक गाड़ी जो है उसको रोकने की जो डायरेक्शन हमको मिली थी। इसके चलते ये इन्फॉर्मेशन सारे पुलिस चौकियों में और जितने भी पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात हैं उनके साथ साझा की गई थी। सुबह जैसे हमारे यहाँ पे रेड लाइट चौक में ये इस तरह की गाड़ी या इस नंबर की गाड़ी जो है हमारे पास आई तो उसको रोक लिया गया और उसको चेकिंग किया जा रहा है। उसमें यूपी के कुछ लोग प्रेजेंट हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए उनको पुलिस स्टेशन सदर ले जाया गया है। ऊना के गोविंद सागर झील में 2 मार्च से पुलिस राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें देश भर से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवान शामिल होंगे। इस बार हिमाचल को अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। इसके तहत अंदरौली के गोविंद सागर झील में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 423 जवान भाग लेंगे। ऊना के SP ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से यहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 मार्च तक अंदरौली ऊना में हिमाचल पुलिस मेज़बानी करेगी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की। ये चैंपियनशिप जो है, इसमें कनूइंग, कयाकिंग, स्कलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। इसमें अभी तक 19 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ITBP, BSF, SSB, स्टेट पुलिस जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार इत्यादि जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 423 जो है इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 5 दिन जो ये इवेंट चलेगा। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।